हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारी सेकंड लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की स्टेरिलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन में से। जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इस्तेमाल करने से पहले औजार को साफ़ करना अति आवश्यक है। मतलब जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी हमारे औजार हैं, उनको हम साफ़ करते हैं क्योंकि ये जितनी भी उनकी सतह पे गंदगी होती है उनको साफ़ कर देता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, पार्लर उपकरण को जीवाणु रहित करने के लिए सही विधि। मतलब कि जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको साफ करने की सबसे इम्पोर्टेंट विधि कौन सी है? भाप द्वारा। मतलब हम स्टीम देंगे जिससे जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो मर जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा स्टेरिलाइजेशन है। जो स्टेरिलाइजेशन है, हमने जैसे वीडियो में पढ़ा था कि स्टेरिलाइजेशन क्या है, तो जो जीव हैं उनका नाश कर देता है, मतलब उनको टोटली खत्म कर देता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का जर्म युक्त बनाने की प्रक्रिया। मतलब किसी भी कोई वस्तु हमारे पास, उसको उस पर जर्म न रहें, जो जर्मिसाइड होते हैं वो ना रहें, उसको किस विधि के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं? जो हमारी स्टेरिलाइजेशन है उसके द्वारा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विषसंक्रमण जिसको हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं के लिए भौतिक रासायनिक विधि है। मतलब जो विषक्रमण है, डिसइंफेक्टेंट है, वो कैसी है? वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों, उच्च प्रतिरोध बैक्टीरिया, बीजाणु को छोड़कर को नष्ट करता है। मतलब अगर किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है उसको तो वो नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो छोटे मोटे बैक्टीरिया हैं उनको वो ख़त्म कर देता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, वस्तु का उपयोग करने से पहले से साफ करना आवश्यक है। मतलब हम कोई भी वस्तु यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करने से पहले हमें उससे क्या करना चाहिए? उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। यह वस्तु के सभी भागों से गंदगी हटाता है तथा उन्हें जीवाणु रहित बनाता है। मतलब जो भी वस्तु है हमारे पास, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ब्रश वगैरह हैं, उनको साफ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक्टीरिया से वो ख़त्म हो जाता है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, यंत्रों की साफ सफाई नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ कर्तव्य भी है। मतलब हमारे सैलून में जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ब्रश हैं, टॉवल हैं, उनको साफ करने के साथ साथ हमारा ये कर्तव्य है, ड्यूटी भी है कि अपने सैलून में हम जो साफ सफाई है उसको मेंटेन करें, हाइजीनिक रखें। सैनिटाइजेशन में सूक्ष्म जीवों को, जो सैनिटाइजेशन है उसको हमें पता है, सैनिटाइजर क्या करता है? जो जंतु हैं उनको, जो सूक्ष्म जीव हैं उनको कम करता है। स्टेरिलाइजेशन एवं सैनिटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टेरिलाइजेशन और सैनिटाइजेशन अलग अलग प्रोसेस हैं। हमने ये लेसन में पढ़ा है कि जो स्टेरिलाइजेशन है वो उनकी प्रजनन क्षमता को रोक देता है। मतलब जो आगे न बढ़े उसकी ग्रोथ को रोक देता है। और जो स्टेरिलाइजेशन है और सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइज क्या करता है? उन चीज़ों को रोक देता है, और जो स्टेरिलाइजेशन है वो उनकी ग्रोथ को रोकता है। दूषित सतह के उदाहरण, मतलब हमारे सैलून में दूषित जो गंदी जगह में सबसे ज़्यादा काम मिलते हैं हमें कीटाणु, शैम्पू के कटोरे में, कुर्सियों का सिरहाना और कुर्सियों के जो कवर है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वहीं पे मिलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, स्टेरिलाइजेशन लैटिन भाषा के शब्द स्टेरिलिस से उत्पन्न हुआ है। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत बार पूछा जाता है कि जो स्टेरिलाइजेशन है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। स्टेरिलाइजेशन में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को कहते हैं। मतलब जो स्टेरिलाइजेशन में रासायनिक पदार्थ, जो केमिकल एजेंट है यूज किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टेरिलेंट। स्टेरिलाइजेशन को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? हमें पता है इनको दो टाइप में किया जा सकता है, केमिकल और फिजिकल में। स्टेरिलाइजेशन में कितने परसेंट सूक्ष्म जीवों को वस्तु से हटा दिया जाता है? तो हम कितने परसेंट हटाते हैं? 99.99%। मतलब टोटली उनको खत्म कर देता है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयोग की गई पैरामैग्नेटिक किरणें जीव को कैसे प्रभावित करते हैं? मतलब जो अल्ट्रावायलेट रे हैं वो कैसे उनको प्रभावित करती हैं? डीएनए नष्ट करके, मतलब जो उनका डीएनए है उसको ही नष्ट कर देती हैं जिससे वो आगे न बढ़े। जीव कोश की क्षमता खत्म करके, मतलब उनको बच्चे पैदा करने की जो उनकी क्षमता होती है उसको खत्म कर देती हैं। पर्यावरणीय किरणों द्वारा सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? जो अनावर्त काल, इन जो पर्यावरणीय किरणें होती हैं उनमें जो सूक्ष्म जीव है उनको अनावर्त काल के लिए खत्म कर देती हैं। शुष्क ताप विधि को, और दूसरा नाम क्या है शुष्क ताप विधि का? बैंकिंग, जिसे ड्राई टेम्परेचर भी बोलते हैं। शुष्क ताप उपकरणों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है? धार खराब नहीं होने देता, जंग से बचाता है, विषैले पदार्थों का उपयोग नहीं करता। मतलब कि जो हमने पढ़ा है कि जो शुष्क ताप है उसका क्या है? जो हमारे जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट निकालने का स्पैचुला है,
या फिर कोई भी वैक्स वगैरह करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उनकी जो धार होती हैं उनको ठीक करता है, या फिर मेडिकल लाइन में जो भी सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। बैंकिंग में प्रयुक्त स्टेरिलाइजेशन का के द्वारा दूसरा नाम क्या है? जो बेकिंग हमें ये पता चलेगा बेकिंग किसको बोलते हैं? शुष्क ताप को। और उसका दूसरा नाम क्या है? गर्म हवा स्टेरिलाइजर, जिसमें हम स्टीम देते हैं। शुष्क ताप स्टेरिलाइजेशन के बाद कितने दिन तक वस्तुओं का साफ बैग अथवा पाउच में रखकर जा सकता है? मतलब कि हम एक बार उसको स्टेरिलाइज कर लिया तो कितने दिन तक हम उसको रख सकते हैं? उसको हम पूरे 1 महीने तक बिना यूज़ किए बिल्कुल साफ सुथरा वो रह जाता है, वापस उस पर कीटाणु नहीं आते। ऑटोक्लेव को किस तापमान पर उपयोग किया जाता है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारा ओवन होता है उस टाइप का होता है। तो इसको किस टेम्परेचर पे यूज़ किया जाता है? इसको 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक किसके मुकाबले कमज़ोर होता है? हमने पढ़ा था एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जैसे हमारे सोप हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ये सभी क्या किस में आते हैं? हमारे एंटीसेप्टिक में आते हैं। और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे, जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, ब्लीच हो गया, तो ये सभी हमारे किस में आते हैं? डिसइंफेक्टेंट। और जो डिसइंफेक्टेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीसेप्टिक। आमतौर पर स्टेरिलाइजेशन से पहले इस्तेमाल किए हुए उपकरणों को किस घोल में डाला जाता है? मतलब जो स्टेरिलाइजेशन हम करते हैं उससे पहले जो हमारे उपकरण हैं उनको किस में डालते हैं? हम डिसइंफेक्टेंट में, ताकि उसके जो कीटाणु हैं वो पहले ही कुछ % खत्म हो जाएं। शुष्क ताप स्टेरिलाइजेशन के लिए स्टेरिलाइजर को किस तापमान पर सेट किया जाता है? जो स्टेरिलाइजर है उसको हम किस टेम्परेचर पर यूज़ करते हैं? 170 डिग्री सेल्सियस पे। कंघे इत्यादि साफ करने के लिए कितने % फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है? तो जो फॉर्मेलिन होता है, हम अपना जो घोल बनाते हैं उसमें फॉर्मेलिन कितने % यूज़ करते हैं हम? 10%। अमोनिया यौगिक सामान्यतः किस अनुपात में प्रयोग किया जाता है? जो हमारा अमोनिया है उसको 1:1000 में हम यूज़ करते हैं। ब्लीच का दूसरा नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम हाइपोक्लोराइट हमारा जो ब्लीच है उसका दूसरा नाम है। हमारा 29वां क्वेश्चन है, क्लोरीन को किस सांद्रता के पानी में मिलाया जाता है? मतलब उस टाइम जो पानी है उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या सांद्रता होनी चाहिए? तो 50 ppm उसका होना चाहिए, उसमें हम पानी को मिलाते हैं। आयोडीन को किस सांद्रता के पानी मिलाया जाता है? तो जो क्लोरीन है और आयोडीन है अलग अलग हैं, तो क्लोरीन को हमें मिलाना है 50 पे और आयोडीन को हमें 12.5 इंटू 12.5 से 25 ppm तक हम इसको मिलाते हैं, किसमें? जो पानी की सांद्रता होती है उसमें। चतुष्क अमोनियम यौगिक का दूसरा नाम क्या है? जो अमोनियम है चतुष्क, उसका दूसरा नाम क्या है? क्वेट्स। डीप क्लिंजिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? जो डीप क्लिंजिंग है हम क्यों करते हैं? जो हमारी मेकअप ब्रश की सफाई है उसमें हम इसको करते हैं। स्पॉट क्लिंजिंग कितने अंतराल पर की जा सकती है? जो स्पॉट क्लिंजिंग हम उसको डेली करना चाहिए। उत्पाद खरीदते समय उसकी, मतलब जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम किसी टाइप का प्रोडक्ट लें तो उसकी लास्ट डेट हमें ज़रूर देखनी है। पार्लर में कोई प्रक्रिया करते समय क्या पहनना आवश्यक है? मतलब जो दस्ताने हैं, एप्रन है, ये चीज़ें हमारी मस्ट हैं। ये हमें कोई भी वर्क कर रहे हैं, हम केमिकल वर्क हो गया या फिर हम अदर वर्क कर रहे हैं तो हमें ये ज़रूर डालने चाहिए। कंघे को साफ करने हेतु शैम्पू के अलावा और क्या उपयोग किया जा सकता है? मतलब जब भी हम कंघे को साफ करते हैं शैम्पू के साथ और क्या डाल सकते हैं? सिरका डाल लिया, डिटर्जेंट डाल लिया, बेकिंग पाउडर डाल लिया, तो ये उसकी क्लीनिंग अच्छे से करते हैं। क्लोरीन प्रकृति का होता है, मतलब संसारक, क्लोरीन जो होता है संसारक होता है, इसकी ये जो है इसका नेचर होता है।